चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। मेरा कॉपी देगा सर? करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, हम कब कहेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो करंट है या मूव हो रहा है, कैसे कहेंगे? सर ये न्यू चैप्टर है ना, हमारा चैप्टर तो खत्म हो गया। हाँ, नया चैप्टर है, चैप्टर 3 है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें शुरू में जो आर्टिकल नंबर 3.1 है वो इंट्रोडक्शन है। यह कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रिमेम्बरेबल है, वो सुन लो। इसमें से जो इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ दिया है, यू शुड नो करके दिया है, जो ब्रैकेट में इम्पॉर्टेंट है, बस इतना ही, बाकी सब तो ट्रेलर है। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। पहले तो सपोज हम कोई चार्ज पार्टिकल लेते हैं और चार्ज पार्टिकल यदि रेस्ट की पोजीशन पे है तो वो क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। यदि चार्ज पार्टिकल रेस्ट की पोजीशन पे है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हो गया। यदि चार्ज पार्टिकल को हम मूव कराएं, मतलब कोई भी चार्ज यदि मूव कर रहा है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया। ठीक है ना, सिर्फ इतना ही फ़र्क है। अच्छा देखो, जो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसी के कारण करंट फ्लो होता है। वेट कंडक्टिव मटेरियल में करंट फ्लो क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है, इसमें तुम्हारे बुक में, बुकिश लैंग्वेज में कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, सुन लो। चार्ज इन मोशन कंटिन्यू इलेक्ट्रिक करंट, ये बोला है। देखो जब यहाँ पे एक सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी किस ब्रांच में स्टडी किया जाता है इसके बारे में बताया है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द चार्जेस इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। माने उस ब्रांच को फिजिक्स का जिसमें मूव कर रहे चार्ज के बारे में हम स्टडी करते हैं, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी होता है। वेरी गुड। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट नोटेबल है जो दिया है। देखो, द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू विच द करंट फ्लो थ्रू द सब्सटेंस आर कॉल्ड करंट कैरीज। विद्युत वाहक कहते हैं हिंदी में। माने वो जो चार्ज पार्टिकल को मूव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको करंट कैरीज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे और कुछ नोटेबल पॉइंट है। इन सॉलिड फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरीज। सॉलिड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही करंट के वाहक होते हैं, करंट को ले जाने वाले होते हैं। दूसरा है, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पॉजिटिव एंड निगेटिव आयंस आर करंट कैरीज। इलेक्ट्रोलाइट से, सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट में जानते हो, जैसे किसी NaCl को घोल दें और उसमें हम फेस और न्यूट्रल से जोड़ दें तो उसमें भी, घोल में भी करंट बहने लगता है। तो उसमें करंट क्यों बहता है, सोडियम प्लस आयन और क्लोरीन माइनस आयन के इधर उधर मूव करने के कारण करंट बहता है इलेक्ट्रोलाइट्स में। और थर्ड बोला, इन गैस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर करंट कैरीज। गैस मतलब क्या होता है, जब बहुत अधिक हाई पोटेंशियल हम किसी गैस पे अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स भी चार्ज हो जाते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर आते हैं वो आयन पॉजिटिव आयन, और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आया है वो नेगेटिव आयन हो जाता है। और पॉजिटिव निगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण उसमें करंट बहता है। तो ये कुछ करंट कैरीज के बारे में बताया है कि किसी किसी सब्सटेंस में करंट क्यों बहता है। उसके बाद फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, देखो सिंपल डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, या सेट ऐसा कह सकते, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इज नो एज इलेक्ट्रिसिटी। ये भी मेटल गया था। कहने का मतलब ये है, मान लो कोई कंडक्टिव मटेरियल है ऐसा, ठीक है, अब ये इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है पर सेकेंड। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितना चार्ज फ्लो होगा वही यहाँ पे करंट होगा। माने किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को हम करंट कहते हैं। अब सपोज इस एरिया से डेल्टा टी या डी टी टाइम पे डी क्यू चार्ज फ्लो होता है तो करंट किससे दिया जाएगा, डी क्यू डिवाइडेड बाई डी टी। या सिंपल
यदि क्यू चार्ज फ्लो होता है टी टाइम पे तो क्यू अपॉन टी भी कह सकते हो तुम। ठीक है, तो सिंपल सा डेफिनेशन क्या है करंट का। यदि डिफ्रेंसिएशन के टर्म में यदि तुम लिखना चाहते हो तो ऐसा कहोगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन लिमिटिंग कंडीशन इज नोन एज करंट। और ऐसा तुम कहते हो, मान लो किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से टी टाइम पे क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है, तो यूनिट टाइम में कितना चार्ज फ्लो होगा, क्यू अपॉन टी, यही करंट है। ठीक है ना। अब करंट का यूनिट एम्पियर होता है एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम में। तो क्या है देखो, 1 एम्पियर कब होगा, जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो हो, किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पार हो, तब हम कहेंगे कि उसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से यदि 1 सेकेंड में 1 कूलाम चार्ज पार हो रहा है, पास हो रहा है इससे, तब हम कहते हैं कि उस क्रॉस सेक्शन एरिया से पर मतलब उसका जो फ्लोइंग करंट है वो 1 एम्पियर है। ठीक है, तो ये इस तरह से करंट का क्या डेफिनेशन है कि किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड जितना चार्ज फ्लो होता है उसी को अपन करंट कहते हैं। कैलकुलस के वर्ड में इसका डेफिनेशन ऐसा कह सकते हो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम इन लिमिटिंग कंडीशन, माने सीमांत अवस्था में, हिंदी में भी सुन लो, सीमांत अवस्था में चार्ज फ्लो होने का रेट को हम करंट कहते हैं। अब लिमिटिंग कंडीशन का क्या सेंस है, ये जो लिमिटिंग कंडीशन क्यों यूज़ करते हैं, अब डिफ्रेंशिएशन में अपन लिमिट वर्ड यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं उसको देखो बता रहा हूँ। मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है किसी कंडक्टिव वायर का, ठीक है, मुंह टाइप दिखने लगा है। अब मान लो पहले सेकंड में इससे बहने वाला करंट जो है वो 1 कूलाम है, नेक्स्ट सेकंड में इसमें बहने वाला करंट 1.2 कूलाम हो गया, फिर अगेन नेक्स्ट सेकंड में बहने वाला करंट 1.7 कूलाम हो गया। तो यहाँ टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन उस ड्यूरेशन में फ्लो करंट जो चार्ज है वो क्या है, पहले 1 कूलाम था, नेक्स्ट 1 सेकेंड में 1.2 कूलाम हो गया, अगेन थर्ड सेकेंड में 1.7 कूलाम हो गया। माने देखो 1 वेरिएबल जो है वो टाइम है, वो तो 1 सेकेंड ही है, मगर उस पर फ्लो होने वाला जो चार्जेस है वो डिफरेंट है। तो इस कंडीशन में जब कोई एक वेरिएबल कांस्टेंट रहने के बाद भी उस पर डिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो वेरिएट करे, अलग अलग वैल्यू शो करे, तब अपन क्या करते हैं कि जिस पे डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो टाइम को अपन इतना स्मॉल लेते हैं, इतना स्मॉल, नॉट इक्वल 0 बट टेंड्स टू 0, 0 के बराबर नहीं होता लेकिन 0 के बहुत निकट होता है। इतना स्मॉल लेते हैं कि इस टाइम इंटरवल में जो फ्लोइंग चार्जेस है वो अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, ये अलग अलग हो रहा है ना, तो टाइम इंटरवल को इतना छोटा ले लेंगे कि इस टाइम इंटरवल में जो फ्लो होने वाला चार्ज अप्रॉक्सीमेटली सेम हो, माने 1.001 ऐसा, इतना कम डिफरेंस हो कि हम उसको डिफरेंस को नेग्लिजिबल मान सकते हैं, वही लिमिटिंग कंडीशन होता है। और डिफ्रेंशिएशन की ज़रूरत तभी पड़ती है जब 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस जो है वो वेरिएट कर रहा है, तभी हमको डिफ्रेंशिएशन की आवश्यकता पड़ती है। अदरवाइज तो अपन यूनिट फैक्टर निकाल सकते हैं। यदि मान लो पहले सेकंड में 1 कूलाम था, नेक्स्ट सेकंड में फिर 1 कूलाम हो गया, ऐसी चेंजेस जो है वो सेम है, हर इक्वल इंटरवल में जो फ्लो ऑफ चार्ज जो है वो सेम है। तो हम क्या करेंगे, सपोज 10 सेकेंड में 20 कूलाम चार्ज फ्लो हुआ, तो पर सेकेंड में क्या हो जाएगा, 20/10 इक्वल टू करंट, फ्लोइंग करंट 2 एम्पियर होगा। ऐसा तभी करेंगे जब एक वेरिएबल में समान चेंज हो रहा है तो उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल में जो चेंजेस है वो भी समान हो, तब अपन क्या करते हैं, कैलकुलेशन यूनिट फैक्टर निकाल के कर सकते हैं। मगर जब इस टाइप का कंडीशन आए तब हमको लिमिटिंग कंडीशन में लेना पड़ता है, अर्थात डिफ्रेंशिएशन का यूज़ हम कर सकते हैं। बस इतना ही अंतर है सिंपल सा कैलकुलेशन में और डिफ्रेंशिएशन में। डिफ्रेंशिएशन का यूज़ में अपन उसमें क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन का एक डेफिनेशन बताया था मैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ 1 वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, बोला था ना मैंने, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल में जो रेट ऑफ चेंज है उसका एवरेज रेट निकालते हैं।
तुम यहाँ क्या कर सकते हो, जैसे मान लो पहले सेकंड में इतना, दूसरे सेकंड में इतना, तीसरे सेकंड में इतना, तो टोटल 3 सेकंड में कितना हुआ ये सबको टोटल कर देना और उसको 3 से डिवाइड कर देना, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आ जाएगा ना। तो तुम वैसा करोगे तब भी वही आएगा जो डिफ्रेंशिएशन करने पे आएगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, उसके बाद दिए गए समय में कितना चेंज होगा ये हम निकाल सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन की जो ज़रूरत है कहाँ पे पड़ती है ये मैं बताया, क्यों अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसका रीज़न बताया और क्यों उसका यूज़ होता है फिजिक्स में। तो ये करंट का क्या डेफिनेशन है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन एरिया से पर सेकेंड जो चार्ज फ्लो होता है उसी को अपन करंट कहते हैं। रुको ना, तो अभी थोड़ा होने तो दो, ठीक है ना। अब Q अपान टी होता है करंट, तो करंट का एसआई यूनिट मतलब Q अपान टी होता है। करंट का एसआई यूनिट मतलब चार्ज का एसआई यूनिट अपान टाइम का एसआई यूनिट। चार्ज का एसआई यूनिट होता है कूलाम और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो कूलाम पर सेकेंड जिसको अपन एम्पियर कहते हैं, यही फ्लोइंग करंट का एसआई यूनिट है। ठीक, और क्या दिया उसके बाद टॉपिक क्या दिया है? इलेक्ट्रिक करंट के बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है देखो। इलेक्ट्रॉन जो है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, किसी भी कंडक्टिव मटेरियल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो जिग-जैग मेथड से इधर उधर मूव करते रहता है। अब क्यों करता है देखो, मान लो कोई उसमें पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, उस सब्सटेंस के दोनों एंड के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, उसके बावजूद भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन कभी इधर जिग-जैग मेथड ऐसा एवरेज जो फ्लो आप जो उसका चार्ज रेट है ना वो जीरो हो जाता है। माने कभी इधर अभी इधर फिर वहीं पहुंच जाए, ऐसा एवरेज चेंज ऑफ फ्लोइंग चार्ज मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लोइंग चार्ज वो है वो जीरो हो जाता है। मतलब जब हम कोई पोटेंशियल डिफरेंस उस दोनों एंड के माने सिरे पे हम नहीं लगा रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर बहता है, घूमता है, लेकिन उसके कारण उसमें चार्ज फ्लो नहीं होता क्योंकि नेट फ्लो जो है वो जीरो होता है। लेकिन जैसे अपन पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं दोनों वायर के दोनों एंड के बीच में, तो कंडक्टिव मटेरियल के अंदर हर पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। समझ गए? अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? यूनिट चार्ज पे लगने वाला फोर्स। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगने लगता है। ऐसा कह सकते हो कि कैपिटल इंटू स्मॉल इतना ही फोर्स लगेगा फील्ड के डायरेक्शन में। यूनिट चार्ज पे इतना फोर्स, तो ई चार्ज पे इतना इंटू इतना, ठीक है। अब उस फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन फोर्स के डायरेक्शन में मूव करता है, लेकिन सामने जो मालिक्यूल आ जाता है, बहुत सारे मालिक्यूल सब्सटेंस के मालिक्यूल भी होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं, तो मालिक्यूल से और दूसरे जो मालिक्यूल्स आसपास हैं उससे टकरा के उसका जो डायरेक्शन है लगातार चेंज होता है। मूव करते हुए पहले ऐसा टकराया, जैसे ही टकराया जीरो हो गया उसकी स्पीड, फिर फोर्स तो लगातार लग रहा है, उसके कारण फिर मूव करना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ा, फिर जाके टकरा गया। तो इस तरह से उसका दो लगातार टक्करों के बीच में, दो लगातार कोलिजन के बीच में जो एवरेज स्पीड है उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज जो वेलोसिटी है उसको अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। मान लो कि n बार कोलाइड करता है कोई इलेक्ट्रॉन जो है उसके डिफरेंट मालिक्यूल से। पहले में डेल S1 उसका जो डिस्प्लेसमेंट है, दूसरे में कोलिजन में डेल S2, तीसरे में डेल S3, ऐसे अलग अलग n कोलिजन में टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालें तो डेल S1 प्लस डेल S2 प्लस डेल S3 प्लस डेल ऐसा होगा। या ये कह सकते हैं, ऐसा स्पीड के टर्म में ही ले सकते हैं। पहले में मान लो उसका फर्स्ट कोलिजन में उसका स्पीड जो है वेलोसिटी है v1 है, सेकंड कोलिजन में v2 तक जाता है, पहले जाके धीरे धीरे बढ़ता है, फिर जैसा ही एक कोलिजन होता है जीरो हो जाता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है, फिर किसी से टकरा के फिर जीरो हो जाता है। मतलब एवरेज हम स्पीड निकालें तो पहले में v1 है, दूसरे में v2 है, तीसरे में v3 है और n कोलिजन में मान लो vn है, ठीक है ना। तो उसको क्या करेंगे, सभी वेलोसिटीज़ को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा वो एवरेज वेलोसिटी आएगा, उसी को अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। देखो तो क्या दिया है तुम्हारे बुक में डेफिनेशन। The average velocity with which the free electron get drifted toward the positive end of the conductor under the influence of an external electric field when a potential difference is applied across the band of the conductor is called velocity. एवरेज वेलोसिटी।
मैं क्या बताया, जैसे ही अपन कंडक्टर के दोनों सिरों के बीच में पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो उस कंडक्टिव मटेरियल के इनसाइड में हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये है कि फोर्स का डायरेक्शन निर्धारित हो जाता है, जो पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की ओर होता है, रिपल करता है वो, और इलेक्ट्रॉन में निगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव चार्ज अपनी ओर खींचेगा वो उसको। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव करेगा, पॉजिटिव ब्राड की ओर, और पॉजिटिव जो चार्जेज हैं, जिस मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन बाहर आया है वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, उसको रिपेल करेगा, तो वो दूर जाएगा उससे। तो इस तरह से जब कभी हम पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं किसी कंडक्टिव वायर के दोनों एंड पॉइंट के बीच में, तो हर चार्जेस पार्टिकल पे एक फोर्स लगने लगता है, वो फोर्स के डायरेक्शन में वो मूव करने लगता है। लेकिन मूव करता है तो उसके वे में अनेक प्रकार के जो मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, जैसे सब्सटेंस के मॉलिक्यूल या चार्ज पार्टिकल या जो भी है ना, उससे बार बार वो कोलाइड करता है, और एक निश्चित से उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी नहीं बढ़ सकती। पहले मान लो v1 होता है मैक्सिमम, फिर बाद में v2 हो जाता है सेकेंड नेक्स्ट, फिर v3 हो जाता है, और n कोलिजन में उसका स्पीड मान लो vn है। तो n बार कोलाइड करने पे टोटल स्पीड कितना हुआ है, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस vn अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन। ऐसा करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आ जाता है, उसी को अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है किसी भी मूविंग चार्ज पार्टिकल का। ठीक, अब करंट, इसी से उसके बाद क्या हेडिंग क्या है तुम्हारे बुक के हिसाब से बताऊंगा तभी ना। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, कैसे निकालोगे, देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, देखो मान लो कोई कंडक्टिव मटेरियल है, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अपन सोचते हैं, एक कंडक्टिव वायर है, इसमें कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही अपन यहाँ पे प्लस और माइनस से जोड़ते हैं तो इसके भीतर हर जगह एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसमें एक फोर्स कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई लगता है, एफ इक्वल कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई। चूँकि ये नेगेटिव होता है तो इसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, अपोजिट होगा। करंट फ्लो को हम ना इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है। अब मान लो इलेक्ट्रॉन का मास m है, ठीक है ना, तो एक्सेलरेशन फोर्स इतना लग रहा है एक इलेक्ट्रॉन में, और उसका मास m है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा जानते हो, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, तो पढ़े होगे एफ इक्वल एम ए, तो एक्सेलरेशन ए इक्वल हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। फोर्स है यहाँ पे कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, यदि साइन समेत लेंगे तो माइनस लिख सकते हैं, ये एक्सेलरेशन हुआ। ठीक है, अब इनिशियल जब भी कोई पार्टिकल पे कोई फोर्स लगता है तो रेस्ट की पोजीशन पे होता है, मानो जैसे ही फोर्स लगता है तो मूव करना शुरू करता है, तो इनिशियल स्पीड क्या होगा उसका 0, और मान लो बढ़ते बढ़ते v हो जाता है, तो फाइनल स्पीड क्या होगा उसका v। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा 0 प्लस v अपॉन 2, वेयर v इज द फाइनल वेलोसिटी एंड 0 इज द इनिशियल वेलोसिटी। ये एवरेज वेलोसिटी हुआ। अब हमको क्या निकालना है उसमें, यहाँ तक तो हो गया, एक्सेलरेशन आ गया, एवरेज स्पीड आ गया, निकालना क्या है दिखाओ जरा। अरे गिर गया, हाँ ठीक है, आए क्या हो रहा है दुर्घटना, स्मॉल इंटू कैपिटल, यहाँ तक समझ में आ गया, एक्सेलरेशन भी समझ में आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है और फाइनल वेलोसिटी मान लो v है, तो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो 0 प्लस v/2 आ गया। तुम्हारे में कैलकुलेशन अलग ढंग से किया है, पहले तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ही निकाला है, अब मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd से दिया है, ठीक है ना। तो पहले पार्टिकल के लिए मान लो n पार्टिकल के लिए लिया, सपोज देयर आर n इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, सभी इलेक्ट्रॉन्स के लिए निकाल रहा है। मान लो किसी कंडक्टर में n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। खैर ये तुम एवरेज वेलोसिटी इस ढंग से डेराइव मत करो, तुम्हारे बुक में जैसा किया वैसे ही कर लो, उसमें थोड़ा हो सकता है कॉम्प्लिकेशन पैदा हो, या उस ढंग से भी बता दूंगा। यहाँ पे ये हो गया, एक्सेलरेशन आ गया। मान लो किसी कंडक्टिव मटेरियल में n फ्री इलेक्ट्रॉन है,
तो हर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे। मान लो पहले इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी u1 और फाइनल वेलोसिटी v1 है, तो और टेकन टाइम जो है 0 से लेके τ1 समय तक ये मूव करता है, ठीक है ना, ऐसा लिया है। तो फाइनल वेलोसिटी v1 इक्वल क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी u1 प्लस a τ1, यही होगा। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अब दूसरे इलेक्ट्रॉन जो है मान लो इनिशियल उसका u2 है और फाइनल v2 है, तो ये क्या हो जाएगा, v2 इक्वल और टाइम टेकन τ2 है, ऐसा होता जाएगा। Vn सपोज n इलेक्ट्रॉन्स हैं तो डैश 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 ऐसा करके Vn ले लेंगे, तो un प्लस a τn ऐसा होगा। अब हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड निकालते हैं, जिसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो एवरेज स्पीड क्या होगा, vd इक्वल हो जाएगा एवरेज स्पीड माने v1 प्लस v2 प्लस डैश डैश vn अपान टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे वेलोसिटी निकाल रहे हो ना, कितने n पार्टिकल दिए हैं ना, तो देखो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, इन सब को जोड़ के हमको n से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी माने v1 प्लस v2 प्लस डैश 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 प्लस vn अपान कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं अपन, n, तो डिवाइडेड बाई n। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन ये दिया है। अब v1 v2 v3 सब का वैल्यू रख दो, तो क्या हो जाएगा, इस तरह से इक्वल हो जाएगा। सीधा मैं लिख देता हूँ u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un पहले ब्रैकेट में आ जाएगा, और a τ1 प्लस a τ2 प्लस डैश 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 ऐसा करके सेकंड ब्रैकेट में ले लेते हैं। आखिर अपन ऐसा ग्रुपिंग तो करेंगे ही ना। तो ये हो जाएगा, देखो u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपान, या भी अपान को रहने दो, ऐसा एक ब्रैकेट में ले दो इसको, और यहाँ पे a इंटू τ1 प्लस τ2 डैश 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 τn होल डिवाइडेड बाई n। ये भी एवरेज स्पीड ही निकाल रहा है, मैं सीधा इनिशियल प्लस फाइनल अपान 2 कर दिया था, मैं भी एवरेज स्पीड ही निकाल रहा था, लेकिन ये इस ढंग से निकाला है। अब देखो इनिशियल वेलोसिटी ये क्या होगा, देखो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए हैं तब इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वही इनिशियल होगा। फील्ड लगाने पर क्या है, फोर्स लगने लगता है और एक निश्चित डायरेक्शन में मूव करने लगता है। फील्ड नहीं लगाए मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नहीं लगाए हैं उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, और इधर उधर जिग मेथड से u1 u2 इनिशियल स्पीड से वो इधर उधर घूम रहा है, लेकिन रिजल्टेंट वेलोसिटी जो होता है वो 0 होता है। क्यों जानते हो, कभी ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, कभी ऐसा, माने एवरेज इस ढंग से, हाँ जिग मेथड कहते हैं उसको, इस ढंग से इधर उधर चलता है कि एवरेज जो स्पीड है वो 0 हो जाता है। तो ये u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपान n जो है पार्ट है इसका, इसको ऐसा लिख सकते हैं vd इक्वल इतना 0 हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस un, इसका रिजल्टेंट स्पीड, क्योंकि u1 पॉजिटिव है मान लो, तो वो दूसरा कोई निगेटिव है अपोजिट डायरेक्शन में, इसी की इक्वल हो जाएगा, ऐसा माने एवरेज इसका 0 होता है। इसमें क्या लिखा है उसको बुक में देखो, यहाँ पे ये भी गलत लिख लिया है, देखो तो ये इसके n को कहाँ खा गया है, देखो तुम्हारे बुक में लिखा है इक्वेशन सेकेंड के ऊपर, पुस्तक रखे हो, वहाँ पे लिखा है u1 प्लस a τ1 u2 प्लस a τ2 डैश 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 un प्लस a τn, ऐसा लिया है ना, और सबको जोड़ा है फिर, तो u1 प्लस u2 प्लस डैश 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 un अपान n होगा, तो n को कहाँ खा गया है वो, अरे तो अलग अलग दोनों में लिखेंगे ना, हाँ ये गलत, यहाँ पे ऐसा होगा, एक मिसप्रिंट है वहाँ पे, u1 प्लस u2 प्लस डैश डैश प्लस un अपान n, ये भी होगा, प्लस इसमें a कॉमन निकलेगा, τ1 प्लस τ2 डैश 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 प्लस τn होल डिवाइडेड बाई n, ऐसा भी होगा ये, तो n को खा गया है ये। हाँ, अब ये जो है ना, ये इनिशियल कंडीशन में जो टोटल स्पीड है वो 0 होगा, क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट वेलोसिटी 0 होता है, वो इधर उधर इस ढंग से मूव करता है कि उसका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाता है, इसलिए ये 0 होगा। अब इस तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी यही आएगा, ये τ1 प्लस τ2 प्लस डैश डैश τn अपान n। अब τ1 प्लस τ2 प्लस डैश 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 τn अपान n क्या है, एवरेज टाइम टेकन है, ठीक है, उसको एवरेज टाइम टेकन को कुछ ले लिया होगा, मान ले t ले लिया होगा, तो vd बराबर क्या हो जाएगा, at, क्या लिया है एवरेज टाइम को, टाउ लिया है सबको, ये जो है एवरेज टाइम है ना, τ1 क्या है, देखो पहला इलेक्ट्रॉन
U1 से लगातार V1 तक या U1 से बढ़ता है एक्सेलरेशन a से, ठीक है, और V1 तक जाता है। तो V1 तक जब वैल्यू वो जो स्पीड जो है वेलोसिटी V1 तक बढ़े उसमें लगने वाला समय τ1 है। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए U2 से V2 तक जब वैल्यू मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो लगने वाला टाइम τ2 है। तो एवरेज टाइम T1 प्लस τ2 प्लस डेट टाउ n/n को वो टाउ ले लिया है। तो इस तरह से VD इक्वल क्या हो जाएगा, उसी को मैं सीधा उसमें भी देखना आसान लगेगा तुमको वो डेरिवेशन, लेकिन तुम्हारे काट मत दे कह के ना मैं तुमको बुकीज लैंग्वेज में करा रहा हूँ, क्योंकि 11th है। टीचर जो है ना तुम्हारे पुस्तक से ही पढ़ेंगे, अब पुस्तक से ही पढ़ाएंगे और उसी को चेक करेंगे। तुम अपना अकल लगाओगे, उनको समझ में नहीं आएगा तो ऐसे ऐसे करेंगे, नीचे 0 लिख देंगे। तो VD इक्वल हो जाएगा A इंटू टाउ, वेयर टाउ इक्वल τ1 प्लस τ2 डैश 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 टाउ n/n, ऐसा कुछ लिया होगा। यहाँ तक ठीक है, पुस्तक में दिया ऐसा, ठीक। अब यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी v इक्वल क्या होता है, v इक्वल ये जो एक्सेलरेशन का क्या निकाले हैं अपन, ये इक्वेशन फर्स्ट है ये, और इसको इक्वेशन सेकेंड ले लो। अब लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव VD इक्वल क्या होगा, A का क्या है माइनस इस कैपिटल ई स्मॉल ई अपान m इंटू टाउ, ये आया है इतना। ठीक, अब इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब मोबिलिटी क्या है देखो तुम्हारे बुक में, ये यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे क्या? लिखने के सर फिर डबल हो जाता है सर। तो लिखो फिर शुरू से, हाँ हेडिंग डाल दो चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। सर zigzag मोशन को रैंडम मोशन, हाँ रैंडमली मूव करता है, इधर जिधर पाता है उधर। रैंडमली मतलब यादृच्छिक, हिंदी में बिना इच्छा के समझो, मतलब जिधर भी जा सकते हो। हाँ माने ऐसे ऐसे मूव करता है कि जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट है ना वो 0 हो जाता है। हाँ यहाँ पे इंट्रोडक्शन का तो कोई मतलब नहीं है, जहाँ से काम का चीज़ शुरू हो रहा है उसी को अपन लिखते हैं और पढ़ते हैं। हाँ इलेक्ट्रिक करंट, लिखो। हाँ चलो, बोलो, लिखो। करंट मीन्स फ्लो ऑफ चार्ज। I-E करके लिख लो, या इन अदर वर्ड I-E ऐसा करते हैं ना। वी कैन से दैट when a point charge move from one point to another point, current began to flow, करंट बहना शुरू हो जाता है। हम कह सकते हैं बिगन, हाँ बिगन टू फ्लो, शुरू हो जाता है। बिगन टू फ्लो, बहना शुरू हो जाता है। ठीक है, हाँ अब लिखो डेफिनेशन करंट का। ये करंट है क्या चीज़, ये तुम्हें करंट है क्या चीज़ बताया। इंट्रोडक्शन मतलब करंट क्या है ऐसा कोई पूछेगा ना, तो जब कभी चार्ज इधर उधर पैराग्राफ, हाँ पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। 10 द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज
Thus the rate of change of charge with respect to time. सर thus the rate of थस नहीं दस, हाँ. Thus the rate of change of charge. Thus the rate of change of charge with respect to time is known as flowing of current. अरे वहाँ पागल जैसे नाच रहे थे भाई। is known as करेक्ट। Is known as flowing of current. flowing of current. हाँ, अब लिखो लेट क्यू, इसी में? हाँ नीचे वो मैथमेटिकल लिख लो. लेट चार्ज क्यू, स्मॉल की स्मॉल नहीं कैपिटल क्यू, लेट चार्ज कैपिटल क्यू passes through any cross section area of conductor, passes through any cross section area of conductor in time t, क्रॉस सेक्शन cross section, हाँ उसके बाद conductor, cross section of conductor in time t, then current I, नहीं स्मॉल टी, then current I equal then q upon t, current I equal q upon t. ठीक है, लिखो और उसी में लिख लो और भाई, सब समझ में आएगा ना क्या है. यूनिट सब लिखा हाँ लीजिएगा। उसी में तो लिखवा रहा हूँ. लिखो यूनिट ऑफ करंट इन SI सिस्टम इज एम्पियर, unit of current इन SI सिस्टम इज एम्पियर. Easier। ampere AMPEAR, एम्पियर देख लो, और बोल के देख स्पेलिंग गलत मत हो, मैं लिख के बोल. हाँ हाँ पियर PEAR होना चाहिए ना. रुको कन्फर्म करके लिखते हैं. हाँ AMPER, ठीक तो है. अर है लास्ट में. हाँ ठीक. लिखो व्हेन 1 कूलम चार्ज passes through cross section area in 1 second, आगे उसी में if 1 कूलम चार्ज, if या व्हेन भी लिखो तब भी चलेगा, तो ठीक है ना. if लिखिए ना तभी ठीक है. हाँ. if 1 कूलम चार्ज flow through any cross section area in 1 second, through any cross section area in 1 second, एरिया in 1 second, then the amount of current will be 1 ampere. then the amount हाँ, then the amount of current will be 1 ampere. बस सर एक और बोलिए क्या चीज़ को then the amount गुलाम चार्ज के बाद बोलिए सर हाँ, when 1 कूलम चार्ज is क्या is flow नहीं गुलाम चार्ज flow through any cross section area हाँ, when 1 कूलम चार्ज flow through any cross section area in 1 second, and the amount of current then the amount of current will be 1 ampere. या सीधा सीधा जब किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में 1 कूलम चार्ज बहता है तो 1 एम्पियर होता है. एक सेकंड then the मात्रा भी तो कहाँ से मिलेगा हाँ, अब आ जाते हैं अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पे. यूनिट वगैरह सब उसी में आ गया है ना. लिखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी टॉपिक का नाम है ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन 3.3 है. ये जो पूरा ये उसके बाद है नहीं उसी में ये है.
हाँ पहले उसको लिख लो हाँ इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लिखो द एवरेज वेलोसिटी with which the free electrons get drifted, तुम्हारे बुक में भी दिया है ना, ये देख लेना तुम जो भी लिखा रहा हूँ, get drifted towards the positive end of the conductor सर इलेक्ट्रॉन get लिख लिए इसको towards get drifted drifted towards the positive end of the conductor drifted towards the positive end of the conductor under the influence of an external electric field under the positive end of the conductor end na positive end of the conductor under the influence of an electric field मेरे पास देख नहीं समझ आएगा तेरे को सर कंडक्टर under the influence INFLUENCE under the influence of an external electric field। अभी कहाँ से आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बताना पड़ेगा उसमें। सर आप सिर्फ एन इलेक्ट्रिक फील्ड बोले थे, एक्सटर्नल नहीं बोले। हाँ लिख लेना तो वैसे करके मत लिख तब भी ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन द पोटेंशियल व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, हाँ कामा करके, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, potential difference is applied across the ends ends of the conductor is called drift velocity। अब इसका फार्मूला डेरिवेशन भी कर ही लेते हैं, है ना। लिखो अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका हेडिंग है। हाँ, ये जो मैं डेराइव कर रहा था वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखो, थोड़ा सा रुकूं। हाँ, उसमें बुक में जो दिया है वो कुछ वैसा ही लिखना है, लेकिन इसमें डेरिवेशन थोड़ा सा अलग होगा। वैसे ना इसको ना एक और तरीका से, खैर इधर को मैं अपने ढंग से बता दूंगा, इसको लिख ही लो। एक और तरीका है जिसमें एकदम छोटा में आ जाता है, लेकिन बाउंस होगा तुम लोग को। अच्छा, तुम लोग 12th वाले हो नहीं, तुम्हारा तो नंबर तुम्हारे लोकल टीचर तो देंगे नहीं, बोर्ड वाले टीचर चेक करेंगे। तो सर आप चेक करते हो तो क्वेश्चन तुम्हारा क्वेश्चन पेपर वहीं चेक नहीं होता जहाँ पे तुम हो। हाँ, ये बात है। अभी बात अलग है कि कोरोना की कृपा में ऐसा हुआ था
के पल में हाँ, नहीं है। तो अब शायद तुम्हारे ऊपर कोरोना कृपा नहीं होगा। जहाँ जा रहे वहाँ चलो, वहाँ को चेक नहीं, यहाँ आएगा। बोलिए ना। हाँ, आज बस हाँ, दिखाओ सर। हाँ, आज इतना ही कर, कल दिखवा देंगे, कल पढ़ के आना इस चैप्टर।